बिहार के वैशाली जिले के अंदर एक गांव होता है और जिस गांव के अंदर एक घर में एक महेश नाम का लड़का रहा करता है। महेश के पिता के पास अच्छा खासा रुपया पैसा है और किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है, यानी कि गांव का बड़ा जमींदार है, पुश्तैनी ज़मीन है और पिता ने छोटे मोटे ऐसे बिजनेस भी कर रखे हैं जिनसे रेगुलर पैसा आता है और कैसी भी परेशानी नहीं है। एक दोपहर की बात होती है। दोपहरी के समय जब महेश घर के अंदर था तो उसका पिता बाहर आता है और बाहर आने के बाद आवाज़ लगाकर अपने बेटे को बाहर बुलाता है। अब जैसे पिता की आवाज़ सुनता है, पिता गुस्से में है, तो उसके बाद महेश बाहर निकलता और कहता है कि हाँ पिताजी क्या बात हो गई। लेकिन जो पिता होता है वह इस बात को देखकर कि उसका बेटा आ चुका है एकदम से ताबड़तोड़ उस पर वार करने लगता है और बुरी तरह से थप्पड़ों से उसे पीटने लगता है। गांव में वह उसे घर के सामने ही बुरी तरह से पीटता है तो गांव के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और लोग इकट्ठा होकर कहने लगते हैं कि क्या हुआ, आप इस तरह से क्यों मार रहे हो, और कोई बात भी तो हुई होगी, बच्चे को ऐसे मत मारो, सयाना बेटा है। क्योंकि जो महेश था उसने अपनी 12वीं क्लास कंप्लीट कर ली थी और फिलहाल वह कॉलेज की फर्स्ट ईयर में पढ़ा करता था। अब जैसे ये बात गांव वाले कहते हैं तो उसके बाद जो पिता है वो रुकने का नाम नहीं लेता है, तो उसके बाद 2-4 गांव वाले आकर उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी जैसे वो पकड़ते हैं तो उसके बाद यहाँ पर जो पिता है वह कहने लगता है कि छोड़ दो मुझे, आज मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा क्योंकि इसने बहुत गलत काम किया है। कोई वैसी बात होती तो कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसका नाम तो ऐसे आ रहा है कि लड़कियों को छेड़ा करता है। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो बेटा होता है वह कहने लगता है कि पिताजी मैंने ऐसा नहीं किया कुछ भी। लेकिन तभी पिता कहते हैं कि अरे मुझे पता है कि तुमने ऐसा ही किया है और निकल जाओ मेरे घर से। इस घर के अंदर अब तुम्हें रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ना आज से तुम मेरे बेटे और ना ही मैं तुम्हारा पिता। अब महेश जो था वो बचपन से लाड़ चाप से पाल पोस कर बड़ा किया गया था और यह बात उससे सहन नहीं होती है, तो इसी वजह से जो महेश होता है वहाँ से सीधा ऐसे ही पैदल पैदल निकल जाता है। पिता जो होता है वो भी गुस्से में होता है, कहता है कि अरे बेटे को रोक लो। लेकिन यहाँ पर पिता कहता है कि नहीं, उसे नहीं रोकना मुझे, और किसी ने भी रोका तो फिर देख लेना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ऐसा कहकर पिता शांत हो जाता है और उसके बाद जब गांव वाले कहते हैं कि आखिर बात क्या हुई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तो जो महेश का पिता वो बताने लगता है कि इसने मुझे कहीं बैठने लायक भी नहीं छोड़ा। क्योंकि महेश का पिता 4 आदमियों में बैठा करता था और इधर जैसे ही वो आज सुबह सुबह अपने दोस्तों में बैठने के लिए जाता है तो वहीं पर उसका एक दोस्त कहने लगता है कि तेरा बेटा मेरी लड़की को परेशान किया करता है। अब इस बात को सुनते ही जो पिता है उसके तन बदन में आग लग जाती है और वहां से आकर वह इस पर इस तरह से पिटाई लगा देता है। उसके बाद यहाँ पर उस दोस्त को बुलाया जाता है, यानी जो महेश के पिता का दोस्त था उसे यहाँ पर बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि भाई क्या तुमने अपनी आंखों से देखा था। तो उसके बाद वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो दरअसल जो मेरा बेटा है वह एक लड़के को, यानी कि एक लड़के के बारे में उसे पता चला था कि जो मेरी बेटी को परेशान किया करता है, और उस लड़की से जब वह उस लड़के से बदला लेने के लिए जाता है अपने दोस्त के साथ तो वहां पर इसका बेटा भी था और ये जब उसका साथ दे रहा है तो हो सकता है ये भी इन सब चीज़ों में शामिल हो, यानी कि मेरी बेटी को छेड़ने में ये भी शामिल हो। तो इसी वजह से मैंने ये बात कही थी। अब जो गांव वाले होते हैं उन्हें बात अजीब तो लगती है, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हो सकता है वो भी इन चीज़ों में शामिल हो, और इसी वजह से चुपचाप खड़ा खड़ा मार खा रहा था और घर को छोड़कर चला गया है। यहाँ पर गांव में ये बात तो शांत हो जाती है, लेकिन जो महेश होता है अब वह घर से निकल तो आता है लेकिन बाहर खड़ा होकर सोचने लगता है कि अब उसे कहाँ जाना चाहिए। ऐसा सोचते हुए जो महेश होता है उसके दिमाग में बात आती है कि क्यों ना वो दिल्ली चले, क्योंकि दिल्ली में उसके गांव के काफ़ी सारे लोग हैं जो कि ठेकेदारी किया करते हैं, और इसी वजह से जो महेश होता है वहाँ से सीधा दिल्ली चला जाता है। दिल्ली में जाने के बाद उसे एक जगह ऐसी पता थी और उसके पास उसका नंबर भी था, क्योंकि जब महेश घर से निकला था तो उसके जेब में कुछ पैसे थे और साथ में मोबाइल फ़ोन भी था, क्योंकि वो अच्छी तरह से सजधज कर रहा करता था, आखिर अमीर बाप का बेटा है। तो इसी वजह से उन फ़ोन और पैसों को लेकर वह दिल्ली पहुंच जाता है और उस ठेकेदार के पास फ़ोन करता है, कहता है कि घर पर ऐसे ऐसे बात हो गई है और मैं अब घर में रहना ही नहीं चाहता, तो क्या तुम मुझे कोई काम दिला सकते हो यहाँ पर, क्योंकि तुम काफ़ी दिनों से यहाँ पर ठेकेदारी कर रहे हो। तो जो ठेकेदार होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, हम तुम्हें काम दिला देंगे और आप आ जाओ यहाँ पर। उसके बाद जो ठेकेदार होता है वह उसे अपने पास बुला लेता है और उसके बाद जो महेश होता है वह वहाँ पर काम करने लगता है। लेकिन जो ठेकेदार होता है वह उसके पिता के पास फ़ोन करता है और कहता है कि ऐसे ऐसे आपका बेटा यहाँ पर आ गया है और आप चिंता मत करना, वो मेरे पास ही काम कर रहा है। अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो महेश का पिता होता है, चूँकि आखिर कैसा ही बाप था, चिंता तो उसे भी होती, वो बेटा था आखिर उसका, तो उसके बाद कहता है चलो ठीक है, मैं तो वैसे ही परेशान हो रहा था, तुम्हारे पास है तो तुम उसे अपने पास रखो और उसे दिखाओ कि आटा दाल का भाव क्या हुआ करता है। अच्छे से काम लेना ताकि उसे पता चले कि यहाँ पर जो वो रोटियाँ खा रहा है वो तो मुफ्त की सी रोटियाँ हैं।
इसके बाद जो महेश है वो वहाँ पर काम करने लगता है और धीरे धीरे यहाँ पर जो ठेकेदार है ये उसे जो कठिन से कठिन काम होता है उस काम को दिया करता है। और यहाँ पर जब महेश इस बात को देखता है लगभग 10 से 15 दिन, तो उसे लगने लगता है कि ये तो खामखा ही मतलब बेमतलब की मुझे कठिन काम दे रहा है और ऐसे तो नहीं हुआ करता है। तो इसी वजह से जो महेश होता है वो एक दिन रात के समय ठेकेदार की उस जगह को छोड़कर वहाँ से निकल जाता है और सोचता है कि अब मैं अपना अलग से काम करूँगा क्योंकि इतना कठिन काम तो नहीं होगा। ऐसा सोचकर वह फिलहाल वहाँ से निकल जाता है और दूसरे दिन की सुबह सुबह एक लेबर चौक पर जाकर खड़ा हो जाता है। महेश वहाँ पर खड़ा हुआ था और मन में सोच लिया था कि अब तो मेहनत मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी बितानी है और कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी वजह से उसने अपने सभी घर वालों के फ़ोन जो थे वो ब्लैक लिस्ट कर रखे थे। महेश वहाँ पर खड़ा रहता है और तभी एक व्यक्ति उसे एक कंपनी के लिए ले जाता है जिस कंपनी में पुट्टी का काम हुआ करता था और वहाँ पर लेबर की ज़रूरत थी। तो इसके बाद जो महेश है उसे कोई भी काम चलता और वह इसके लिए चला जाता है। अब जैसे वहाँ पुट्टी की फैक्ट्री में काम करने के लिए वो जाता है तो उससे कहा जाता है कि देखो मुंह को तो अच्छी तरह से ढक लेना क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल उड़ा करती है और इससे तुम्हें नुकसान हो सकता है, लेकिन ये काम तुम्हें करना होगा। अब जिस काम पर महेश को रखा था वो काफ़ी ज़्यादा आसान काम था, यानी कि बाहर से एक कट्टा उठाना था और कट्टा उठाकर उस मशीन में डालना था जो कि पुट्टी बनाया करती है। और उस काम के लिए वहाँ पर 3 लोग थे। एक तो जो महेश था वो था, एक साथ में एक महिला थी जिसकी उम्र लगभग 40 से 45 साल रही होगी और उसके साथ में एक लड़की और थी जिस लड़की की उम्र महेश के बराबर की ही होगी और वह जो कि ढाटा लगाकर यानी कि मुंह को ढककर वहाँ पर काम कर रही थी। अब इसके बाद जो महेश है वो भी उस काम को समझ लेता है और उस काम को करने लगता है। यहाँ पर जो महिला और जो लड़की होती हैं वो काफ़ी उसकी मदद करती हैं क्योंकि आज इसका पहला दिन है। और उसके बाद जब शाम के समय हिसाब करने का टाइम आता है तो यहाँ पर वह कहने लगता है कि कल भी क्या यहाँ पर काम मिल जाएगा। तो उसके बाद वो कहता है कि हाँ काम मिल जाएगा, कोई बात नहीं है, तुम चाहो तो बेशक यहाँ पर काम कर सकते हो। और अगर रहने का प्रबंध नहीं है तो यहाँ पर एक कमरा भी है जिस कमरा के अंदर दिन के समय मजदूर लेट जाया करते हैं, तो वहाँ पर तुम रह भी सकते हो। अब जो महेश होता है वह सोचता है कि यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, रहने का इंतजाम भी हो गया और खाना मैं होटल से खा लूँगा और रोज़ के रोज़ ये पैसे दे देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद जो महेश है वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं यहीं पर काम कर लूँगा और यहीं पर रह लूँगा। यहाँ पर जो महेश है वो रोज़ सुबह सुबह आया करता और उसने अपने लिए गद्दा भी खरीद लिया था क्योंकि ज़मीन पर ही लेटना था और महेश को आदत नहीं थी, तो वह गद्दा खरीद लेता है और मजदूरों के साथ यानी कि 2-4 मजदूर और वहाँ पर टिकते थे उनके साथ वह काम करने लगता है और वहीं पर आराम करने लगता है। लेकिन इसी बीच इस दौरान उसकी मुलाकात रूपा से होती है। रूपा कौन? रूपा वही लड़की जो उसके साथ उसके जगह पर काम किया करती है। यानी कि वो 3 लोग जब काम किया करते तो उनमें से एक रूपा थी जो कि उस महिला की बेटी थी और एक उस रूपा की माँ थी। अब यहाँ पर जब रूपा की पहली मुलाकात महेश से होती है तो महेश रूपा को देखकर एकदम से छक विचत खड़ा रह जाता है, यानी कि वह देखता ही रह जाता है रूपा को, क्योंकि रूपा देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। उसकी कंजी आंखें, गोरी चिट्टी रूपा, और उसे देखकर लग रहा था कि यह तो इस जगह के लिए बनी ही नहीं है। लेकिन जब महेश उसे देखता है तो उसके बाद पूछने लगता है कि तुम यहीं पर काम किया करती हो? तो वो कहती है कि हाँ मैं यहीं पर काम किया करती हूँ, मेरी माँ भी यहाँ पर काम किया करती है और हम लोग इसी से अपना गुजारा किया करते हैं। दरअसल रूपा के पिता काफ़ी दिन पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे और उसके बाद जो रूपा है वह काम करने के लिए मजबूर हो जाती है, क्योंकि उसकी जो माँ है वह काम तो किया करती थी लेकिन अब माँ को अपनी बेटी की शादी करनी है और इस बात से जब वो चिंतित रहती है तो जो बेटी है वह कहती है कि कोई बात नहीं माँ, मैं भी तुम्हारे साथ काम करवा देती हूँ। इसी वजह से जो रूपा है वो इस फैक्ट्री में काम किया करती है। और जो महेश होता है जब वह उन माँ बेटी से बात करता है तो यहाँ पर मन ही मन रूपा को पसंद करने लगता है। रूपा का जो व्यवहार था वो उसे बड़ा ही अच्छा लगता है और जो महेश होता है धीरे धीरे वह रूपा के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ जाता है और इधर जो रूपा होती है वह भी मन ही मन महेश को पसंद करने लगती है, क्योंकि अब तक जो महेश है उसने अपने बारे में यही बता रखा है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और मैं तो अनाथ हूँ। अब जब उनको लगता है यानी कि रूपा की माँ को लगता है कि ये तो अनाथ है, तो उसके बाद वह अपनी बेटी की शादी इससे करने के सपने बोने लगती है। सोचती है कि अगर इससे शादी हो जाएगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। ऐसा सोचकर वह भी उन बच्चों को ढील दे देती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से बातचीत करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ घंटों तक बैठकर बातचीत किया करते हैं। यानी कि यहाँ पर दोनों को एक दूसरे से मन ही मन प्यार तो हो गया था, लेकिन कोई भी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया था। ना तो महेश ने अपनी तरफ से किया था और ना ही रूपा ने अपनी तरफ से किया था। बस वो घंटों तक एक दूसरे से बातचीत करते रहा करते और रूपा और उसकी माँ काफ़ी देर पीछे तक भी जाया करती। यानी कि माँ तो ओवर टाइम कर लिया करती, रूपा इतनी देर बैठकर महेश से बात कर लिया करती। धीरे धीरे
कुछ दिन बीतते और कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक से जो महेश होता है, जब वह काम करने के लिए सुबह सुबह आता है तो सुबह सुबह अचानक से वह बेहोश होकर चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाता है। अब जैसे ही वो चक्कर खाकर गिरता है तो उसके बाद रूपा को बड़ी चिंता होती है, क्योंकि वह उससे प्यार करने लगी है। इधर उसकी माँ को भी चिंता होती है, तो दोनों उसे उठाकर और साथ में कुछ और मजदूर और उसे उसके गद्दे पर जाकर लेटाते हैं। और वहां पर जाने के बाद जब उसे होश में लाते हैं तो उसके बाद वो कहता है कि लगता है थोड़ी बहुत कमजोरी आ गई है, कोई बात नहीं, मैं फिर से काम करता हूं। लेकिन अब तक वो लोग चेक कर चुके थे कि उसे बहुत तेज बुखार है, और इसी वजह से यहां पर वो कहने लगते हैं भाई ऐसा करो, कुछ दिन अपने घर चले जाओ और वहां पर रहो, आराम करो, उसके बाद काम पर आ जाना, काम कहीं भगा नहीं जा रहा। लेकिन महेश मना करता है, कहता है कि नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूं, मेरा और कोई घर ही नहीं है। तो उसके बाद यहां पर जो ठेकेदार होता है वह भी उसकी तरफ देखने लगता है, और देखते देखते अचानक से वह कहने लगता है कि कोई तो होगा तुम्हारा नज़दीकी। तभी यहाँ पर जो रूपा है वो कहती है कि हम ले जाएंगे, अगर इसे घर ही ले जाना है तो हम अपने घर पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ठेकेदार है उसे डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बीमार होकर इस दुनिया को छोड़कर चला जाए और उसके बाद उसके ऊपर खामाखाई कोई कानूनी कार्रवाई बैठ जाए। तो वह कहता है कि कोई बात नहीं, तो ऐसा करो, तुम इसे अपने घर ले जाओ अभी के अभी, और तुम्हारी आज की पूरी झाड़ी मैं तुम्हारी माँ को दे दूंगा, इसकी झाड़ी में मिल जाएगी, इसको बोल देना। उसके बाद जो रूपा होती है वह अपनी माँ के साथ उसे वहाँ से सीधा अपने घर ले जाती है। और घर जाने के बाद जो रूपा है वो तो महेश का ख्याल रखने के लिए वहीं पर बैठ जाती है, क्योंकि थोड़ी बहुत दवाइयाँ भी लेकर आए थे। लेकिन जो माँ है वो वहाँ से वापस लौट आती है। अब रूपा बार बार उसके सर पर पट्टी रखती है, और जो बुखार होता है वो एक बार तो उतर जाता है, लेकिन दोबारा से फिर से चढ़ जाता है। उसके बाद जो रूपा है वो दूसरी खुराक भी दे देती है, और दूसरी खुराक भी लेने के बाद एक बार तो बुखार उतरता है। महेश कहता है कि अब मैं ठीक हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से उसे बुखार चढ़ जाता है। अब जब उसे बार बार बुखार आ रहा था तो यहाँ पर रूपा कैसे भी करके उसे सही सलामत रखना चाहती है, तो उसके माथे पर गीले कपड़े रखती है और उसके हाथ पैरों को मलती है, सोचती है कि इसे बुखार ना आए। लेकिन बार बार जब बुखार आ रहा था तो उसके बाद जो रूपा होती है वह काफ़ी ज़्यादा परेशान और हैरान तो होती है, लेकिन फिर सोचने लगती है कि इस तरह से बार बार बुखार आने का मतलब क्या है आखिर। ऐसा सोचकर जो रूपा है वह महेश से कहने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें कोई बीमारी हो गई हो, और तुम ऐसा क्यों ना करो, जाकर एक बार हॉस्पिटल में चेकअप करा लेते हैं। अब इस बात को सुनने के बाद जो महेश होता है वो कहने लगता है कि अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, एक दो खुराक और ले लूँगा, उनसे ठीक हो जाऊँगा, मुझे भला कौन सी ऐसी बीमारी होगी जिसके लिए टेस्ट कराने की ज़रूरत है। अब इसके बाद जो रूपा होती है वह उसके पास बैठती है, उससे बातचीत करती है, और बातचीत के दौरान जब जो महेश है वह उससे पूछता है कि रूपा ये बताओ कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं। तो उसके बाद रूपा भी उसे अपनी पूरी कहानी बता देती है, जो कुछ भी मैंने आपको बताया था, और इसके बाद और भी उनमें बातचीत होने लगती है। यहाँ पर जो रूपा है वो महेश को देखकर कहने लगती है कि लगता नहीं है कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम तो बहुत बड़े परिवार के एक बच्चे हो सकते हो। अब इस बात को सुनकर जो महेश होता है वह कहता है कि हाँ, लगता नहीं है हूँ ही मैं ऐसा। इस बात को सुनकर जो रूपा है वो हैरान हो जाती है, कहती है कि क्यों, मजाक कर रहे हो क्या मेरे से? अगर तुम इतने बड़े परिवार के बच्चे हो तो यहाँ पर तुम्हें मजदूरी करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? तो उसके बाद जो महेश होता है वो कहता है कि बता तो दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर रूपा कहती है बताओ क्या कहना चाहते हो? तो तभी जो महेश है वो कहता है कि मैं ना तुमसे प्यार करने लगा हूँ। इस बात को सुनकर जो रूपा है उससे भी नहीं रह जाता, और वो कहती है कि हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो महेश है वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम मुझसे प्यार किया करती हो तो तुम्हें सच्चाई बताना जरूरी है, और मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ। तो रूपा भी गौर से सुनने लगती है, और उसके बाद वो अपनी पूरी कहानी रूपा को बता देता है। जब रूपा ये पूरी कहानी सुनती है तो उसके बाद हैरान तो हो जाती है, लेकिन फिर कहती है कि अगर तुम इतने बड़े घर के लड़के हो तो फिर तुम्हारे माता पिता क्या हम दोनों की शादी के लिए मान जाएंगे? तो यहाँ पर जो महेश है वो कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता माता पिता माने या ना माने, क्योंकि माँ बाप ने तो वैसे ही मुझे जज कर लिया था कि मैं लड़कियों को छेड़ा करता हूँ, और इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं वहाँ पर जाने वाला ही नहीं हूँ। मैं यहीं पर तुम्हारे साथ शादी करके यहीं पर घर बसाऊँगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो रूपा होती है वह बहुत कुछ मन के अंदर सोचती है और कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, हम लोग यहीं पर शादी कर लेंगे। इसके बाद धीरे धीरे 2 से 3 दिन बीतते हैं। बार बार जो महेश है वो दवाई लेकर आ जाता है, कंपनी नहीं जाता है, लेकिन उसका बुखार बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं लेता है, और जो महेश था वह हॉस्पिटल जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। रूपा उसका अच्छे से ख्याल रखती है, लेकिन जब उसे लगता है कि अगर इसे ऐसे ही रखा तो हो सकता है ये बीमार भी हो सकता है, क्योंकि अब उसका बुखार और ज़्यादा समय तक रहने लगा था, यानी कि बीमारी बढ़ रही थी। तो इसी वजह से जो रूपा है वह चालाकी दिखाती और चालाकी दिखाते हुए वह सीधा अपने जो
उसका फ़ोन होती है उसको मांगती है बहाने से, कहती है कि अपना फ़ोन दिखाओ ना। तो इसके बाद यहाँ पर जो महेश होता है वो अपना फ़ोन दिखा देता है क्योंकि उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन था, और जैसे वो उसे लेती है कहती है कि इसका लॉक तो खोलो, तो वो उसका लॉक खोल देता है। लॉक खोलने के बाद उस फ़ोन में वीडियो वगैरह देखती रहती है और देखते देखते अचानक से बाहर निकल जाती है, और बाहर निकल कर उस फ़ोन का कॉल लॉक खोलकर उसमें उसकी मम्मी का नंबर होता है और मम्मी के नंबर पर कॉल कर देती है। कहती है कि आंटी जी, आपका जो बेटा महेश है वो यहाँ पर है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वह वहाँ पर वापस आने के लिए मना कर रहा है और मैंने चुपके से फ़ोन किया है, आपको पता ना चल जाए कि मैंने आपको फ़ोन किया है। अब मतलब महेश को ये बात पता ना चल जाए। अब इस बात को सुनने के बाद जो महेश की माँ होती है वो लोग अब तक अपने बेटे को ढूंढना स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन उसके बेटे का कोई भी अता पता नहीं था, क्योंकि जब ठेकेदार के यहाँ से वो चुपचाप गायब हो गया था तो उसके बाद ठेकेदार जो होता है वह महेश के पिता को बताता है, और जो महेश का पिता होता है वह दिल्ली में अपने कॉन्टैक्ट का यूज करके उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी अता पता उसका नहीं मिला था, क्योंकि बेटा इतनी छोटी जगह पर काम कर रहा था, इसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और वैसे भी दिन के समय में जो महेश है वो मुंह पर कपड़ा बांध कर रहा करता है, क्योंकि पुट्टी की फैक्ट्री है। तो इसी वजह से महेश को अब तक वो ढूंढ नहीं पाते हैं, और जैसी पत्नी अपने पति को बताती है, यानी महेश के पिता को ये बात पता चलती है, तो उसके बाद वह फौरन से दिल्ली वालों को कॉल करता है जो उसके जानकार थे, और उनसे कहता है कि भाई ऐसे ऐसे फलानी जगह पर मेरा बेटा है और वो बीमार है, उसे फौरन से हॉस्पिटल ले जाओ। तो वहाँ से कम 2 से 3 लोग आते हैं अलग अलग गाड़ियों में, और आने के बाद उस बेटे को एकदम से अपनी गाड़ी में बिठाकर और वहाँ से हॉस्पिटल ले जाते हैं। अच्छे से प्राइवेट हॉस्पिटल में उसे एडमिट किया जाता है, और जो लड़की होती है यानी कि जो रूपा है वह भी उसके साथ साथ हॉस्पिटल पहुँच जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद जो महेश होता है वह अब अचानक से बेहोश हो जाता है, क्योंकि अब तक बीमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और जब डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रीटमेंट के दौरान यहाँ पर महेश की हालत में धीरे धीरे सुधार तो आने लगता है, उसे होश भी आता है। लेकिन अब तक जो महेश के माता पिता हैं वो भी यहाँ पर आ चुके थे, और वो जब यहाँ पर आ जाते हैं तो आते ही जो रूपा होती है उसे लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये पकड़ाते हैं और कहते हैं बेटी, अब तक जो तुमने हमारे बेटे का ख्याल रखा इसके लिए ये लो पैसे और अपनी ज़िंदगी को आराम से जियो, लेकिन अब हम लोग इसे यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहकर वो उसे मना कर देते हैं, और इसके बाद धीरे धीरे लगभग 2 से 3 दिन बीत जाते हैं। 2-3 दिन बाद जो रूपा है वह हॉस्पिटल पर आती है महेश का हालचाल जानने के लिए, लेकिन तभी जो हॉस्पिटल के बाहर गार्ड होते हैं वो उसे अंदर घुसने नहीं देते, क्योंकि उसने साधारण से कपड़े पहने हुए थे। और जैसे ही जो गार्ड होता है वह कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो उसके बाद वो कहती है कि मेरा जानने वाला है वो यहाँ पर एडमिट है। तो उसके बाद गार्ड कहता है कि कौन सी जगह पर क्या नाम है, तो वह रूम नंबर वगैरह बता देती है, क्योंकि उस दिन तो वो उसके साथ अंदर तक ही चली गई थी। अब जैसे ही गार्ड आकर यहाँ पर पूछता है कि कोई रूपा नाम की लड़की मिलने आई है, तो उसके बाद महेश कहता है कि हाँ हाँ बुलाओ उसे। तो उसके बाद गार्ड रूपा को अंदर तो भेज देता है, लेकिन जब रूपा उससे पूछती है कि ठीक ठाक तो हो ना, और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो जो महेश की माँ होती है जो कि वही फिलहाल देखभाल कर रही थी, तो वह एकदम से ठनक जाती है और सोचने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा हो। ऐसा सोचकर वो फिलहाल तो रूपा से कह देती है कि बेटी तुम जाओ और यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अच्छे से इनका ख्याल रख लूँगी, कोई भी दिक्कत नहीं, जब ठीक हो जाए तो उसके बाद मिल लेना। तो ऐसा कहकर वह रूपा को भेज तो देती है, लेकिन उसके बाद महेश का फ़ोन किसी बहाने से लेकर रूपा के नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल देती है। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर जो महेश है वो अपना इलाज करवाता रहता है, रूपा की राह भी देखता है, लेकिन जब वो नहीं आती है तो उसके बाद वह अपना इलाज करवाने के बाद जब पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो उसके माता पिता उसे लेकर वहाँ से सीधा अपने घर चले जाते हैं, बिहार के वैशाली में, उसी गांव के अंदर, उसी घर के अंदर। जब वह वहाँ पर जाता है तो उसके बाद वह माता पिता से कहने लगता है कि माँ बाबू जी, मैं ना आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो उसके बाद जो माता पिता होते हैं वो कहते हैं बताओ बेटा क्या बात करनी है। तो जो महेश होता है वो कहता है कि वो लड़की थी ना रूपाली, तो वो कहने लगते हैं कि हाँ बताओ, पता है हमें उस रूपा के बारे में। तो वो कहने लगता है कि मैं ना उससे प्यार किया करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन तभी इस बात को सुनने के बाद जो पिता होते हैं वो एकदम से उखड़ पड़ते हैं, कहते हैं कि अब तुम्हें ये काम भी करना है, अब उस लड़की से और शादी कर लो, जिससे कि हमारी और भी चारों तरफ बदनामी हो जाए। एक तो घर से बाहर भागकर ही बड़ा नाम रोशन किया है और उसके बाद फिर से नाम रोशन करना चाहते हो। इस बात को सुनने के बाद जो महेश होता है वो जिद करने लगता है, लेकिन पिता साफ साफ मना कर देते हैं। लेकिन जब पिता मना कर देते हैं तो उसके बाद भी उन्हें तसल्ली नहीं होती, और इसी वजह से वह अपने दिल्ली वाले दोस्तों से फ़ोन करके कहते हैं कि उस लड़की के घर जाओ और उसकी माँ से कहो कि जल्द से जल्द इस लड़की की शादी कर दे। ऐसा वो लोग कर भी देते हैं, लेकिन अगले ही 2 दिन बाद जब महेश जो होता है उसे ज्ञात होता है कि उसके फ़ोन में तो रूपाली का नंबर है, और इसी वजह से वह अपना फ़ोन अपनी माँ से लेता है और माँ से लेने के बाद रूपाली के पास फ़ोन मिला देता है।
अब तक यहाँ पर रूपाली की माँ उसकी शादी करना चाहती है क्योंकि सारी बातें रूपाली को पता हैं। रूपाली भले ही मना करे लेकिन माँ कैसे भी करके उसकी शादी करना चाहती है। और जैसे ही उस दिन महेश का फ़ोन आता है तो यहाँ पर रूपाली फ़ोन उठाते ही फूट फूट कर रोने लगती है। महेश पूछता है कि क्या हुआ, तो रूपाली बताती है कि ऐसे ऐसे तुम्हारे पिता ने धमकी दी है कि अगर शादी नहीं की तो बहुत गलत हो जाएगा और मेरी माँ मेरी शादी करना चाहती है। महेश जो होता है वो कहता है कि नहीं रूपाली, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें फ़ौरन से यहाँ पर आना होगा और तुम एक बार पटना आ जाओ और उसके बाद मैं अपने आप तुम्हें हैंड ओवर कर लूँगा और मैं और तुम एक दूसरे के साथ ही अपने जीवन को जिएंगे। माँ से बोल दो कि नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी। इस बात को सुनने के बाद जो रूपाली होती है वह ऐसा ही करती है। अपने वहाँ से माँ से कैसी भी अनुमति लेकर कुछ पैसे अपनी माँ से लेती है और ट्रेन में बैठकर सीधा पटना आ जाती है। जैसे रूपाली पटना आती है तो महेश उसका वहीं पर विश्वास करता है क्योंकि घर वालों से बहाना लगा कर आ गया था और उसके दोस्तों ने सब कुछ पहले ही सेटल कर रखा था। दोस्त भी फौरन से उसे ले जाकर उसकी शादी करा देते हैं और शादी करने के बाद जब अपने घर आता है तो उसका पिता रूपाली को देखकर एकदम से आग बबूला हो जाता है और कहता है कि ये लड़की के साथ तुम इस घर के अंदर नहीं घुस सकते और बेशक से जाना है तो चले जाओ। जहाँ पर ये मजदूरी किया करती थी वहीं पर तुम भी मजदूरी करो और मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत करो। लेकिन जो महेश है वो इस बार जाने से भी मना कर देता है। कहता है कि क्यों चले जाऊं, ये घर आपका परमानेंट नहीं है, आपको दादाजी ने दिया था और ये खानदानी विरासत है, उसको तो आपको मुझे सौंपना ही होगा। इस बात को सुनने के बाद पिता अपने बेटे पर हाथ उठाना चाहता है लेकिन तभी उसका जो बड़ा भाई होता है उसके पिता का, वह आ जाता है और कहता है कि गलत क्या कहा है इसने, तुम्हें तुम्हारे पिता ने दी है, मुझे भी मेरे पिता ने दी है और ये पुरखों की जायदाद है जो चली आ रही है और यहाँ पर सदा किसे रहना है। अगर तुम इसके साथ नहीं रह सकते तो इसकी जो भी प्रॉपर्टी इसे दे दो या फिर इसे अपने साथ रखो। इस लड़की से इसने प्यार किया है तो इसको अपने घर की बहू बनाओ। इस बात को सुनकर जो पिता होते हैं अब तक जो घमंड किया करते थे वो सारा घमंड चूर चूर होता है और उसके बाद वे उसे अपने घर में रख लेते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।